गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस टीजीटी के सिलेबस के ऊपर और आज हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं सोशल स्टडी। ठीक है, सोशल स्टडी टीजीटी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें हमें कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारी साइड बुक्स हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें पर्टिकुलर पढ़ना क्या है। तो आप सब जानते हैं केवीएस का जो एग्ज़ाम है 180 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा और इसमें से मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि 80 मार्क्स का हमारा पार्ट 1 होता है। ठीक है, 80 मार्क्स का हमारा पार्ट 1 होगा जिसमें आपको पता है लैंग्वेजेस हैं हिंदी इंग्लिश 10 मार्क्स की। उसके अलावा हमारा कंप्यूटर है 5 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी होती है हमारी 5 मार्क्स की और 10 मार्क्स की होती है हमारी जीएस और करंट अफेयर। तो 40 मार्क्स ही हो गए और 40 मार्क्स का हमारा सेक्शन होता है प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप, यानी कि जिसको हम पेडागोजिकल सेक्शन भी कहते हैं या साइकोलॉजिकल जो सेक्शन है वो होता है। तो 80 मार्क्स का हमारा पार्ट 1 रहेगा और जो आपका सेकंड पार्ट होता है सब्जेक्ट, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट में सोशल स्टडी के ऊपर जो 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होगा टीजीटी केवीएस के लिए। ओके, तो आप सबको पता है कि अगर हम पहले मैं बात कर लेता हूँ कि टीजीटी सोशल स्टडी का फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी होती है, आप सबको मोस्टली पता होगा बट मैं यहाँ पे आप लोगों को इस चीज़ को ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ। जैसे अगर हम देखें टीजीटी सोशल स्टडी किस फॉर्म को बेसिकली कौन भर सकता है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहली चीज़ कि टीजीटी के लिए टीजीटी, और हम बात कर रहे हैं खासकर सोशल स्टडीज़ की। अगर हम सोशल स्टडीज़ की बात करें बच्चों, तो इसके लिए हमें जो हमारी क्वालिफिकेशन है उसमें हमें बीएड प्लस सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई चाहिए। सीटेट पेपर 2 हमें क्वालिफाई चाहिए, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। ग्रेजुएशन हमने किया होगा, उसके बाद हमारा बीएड और सीटेट पेपर 2 हमारा क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली आपका है। और एज आप सब जानते हैं यहाँ पे टीजीटी की जो एज है वो बेसिकली आपकी 35 ईयर्स है। 5 साल का आप लोगों का जो अदर हमारे पास ST ST OBCs हैं उनके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन होता है 5 ईयर का। तो कुछ बच्चे इसको 40 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल पेपर मैंने आप लोगों को बता दिया कितने मार्क्स का होने वाला है, 180 मार्क्स का आपका ये टोटल पेपर रहेगा। और आप सभी जानते हैं यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कितने मार्क्स का रहेगा, 100 मार्क्स का रहने वाला है। ओके, चलिए बाकी 80 मार्क्स का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया शुरू में भी कि आपको कैसे कैसे इसमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट होंगे। तो ये बेसिकली हमारा क्राइटेरिया है। करीबन 500 के आसपास पॉसिबिलिटीज़ हैं इस बार पोस्टों की टीजीटी सोशल स्टडी के अंदर। तो सबको कोशिश करनी है कि क्या हमें फोकस करना है, क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है। देखिए, मैं ऑफिशियल सिलेबस पे हम चर्चा करेंगे कि इसका ऑफिशियल सिलेबस जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहली चीज़, सिलेबस को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि आप एक बार इस पर अगर हल्की सी भी नज़र मारें तो आपको एक आइडिया होने वाला है कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूडेड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस। तो कुल मिला के हमारा जो टीजीटी के एग्ज़ाम है या पीजीटी के एग्ज़ाम है, इनके लिए मैंने आपको बार बार कहा है कि जो सबसे मैंडेटरी आपका टास्क रहेगा वो रहेगा एनसीईआरटी बुक्स को कवर करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम टीजीटी सोशल साइंस की अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं टीजीटी सोशल साइंस के अंदर ये 4 सब्जेक्ट्स आपके पास आते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। और अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की तो यू ऑल नो कि जो आपका हिस्ट्री वाला सेक्शन है ये आपका क्लास 9th और 10th में जो है कम्प्लीटली आपका क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है आपका कम्प्लीटली ये रहने वाला है। सेम अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो यहाँ पर भी आपका क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है वर्ल्ड के सिनेरियो में ही है। हाँ, तो इससे हमें एक अंदाजा लगता है कि हमें जो है फोकस रहना है कौन सी बुक्स पर, हमारी एनसीईआरटी की बुक्स पर हमें फोकस रहना है। और स्पेशली हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा क्लास 9th और 10th की बुक्स पर। ठीक है, 9 to 10th की बुक्स पर हमारा फोकस रहेगा। बट हाँ, मैं आपको कहना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स के सेक्शन में, इकोनॉमिक्स वाले सेशन में, अर्थशास्त्र वाले में आप क्लास 11th और 12th की बुक से एक बार जरूर गो थ्रू हो जाइएगा। ठीक है, कि आप ये ना रहें कि सिर्फ 9th और 10th की हम इकोनॉमिक्स देखें, आप 11th और 12th की इकोनॉमिक्स भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है,
क्योंकि ये आपका प्रीवियस रहा है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जैसे आप प्रीवियस पेपर्स में देखते हैं तो आपको उसका एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आप चाहें तो हिस्ट्री 9th और 10th की, पॉलिटिकल साइंस 9th और 10th, ठीक है, ज्योग्राफी आप चाहें तो 12th तक कर सकते हैं, परंतु 9th और 10th आपकी कंपलसरी है। बट इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो 9th और 9th 9, 10th, 11, 12th चारों बुक्स आप लोगों को देखनी होंगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस आपका यहाँ पे देखिए, अगर जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो आपका सिलेबस है यहाँ पे भी साफ मेंशन किया हुआ है, आप ये देखिए जरा, ठीक है, कि जो आपकी जो बुक्स रहने वाली है वो बेसिकली आपकी 6 to 10th वाली रहने वाली है। 6 to 10th की आपकी बुक्स से आपका सिलेबस यहाँ पे मोस्टली रहने वाला है। बट हाँ, कि जो आपका टीजीटी है ये स्पेशली आपका फोकस करता है 9th और 10th की बुक्स के ऊपर। ओके, जैसे आप देखिए यहाँ पे हिस्ट्री की बात की गई है, पहला ही चैप्टर अगर आप देख रहे होंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आप अगर 9th क्लास के एनसीईआरटी की बुक्स देखते हैं तो यहाँ पर आपको द फ्रेंच रेवोल्यूशन नाम का पहला ही चैप्टर आपको मिलने वाला है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 वाला जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब उसके अंदर क्या क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं मेन टॉपिक्स की सीधे सीधे बात करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। दूसरा टॉपिक आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, दूसरा टॉपिक है हमारा सोशलाइजेशन, ठीक है, सोशलिज्म यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, यानी कि 1917 रशियन रेवोल्यूशन की बात कर रहा है कि कैसे आपका, ठीक है, सोशलिज्म रशिया आपका यूरोप में डेवलप हुआ। तो जो आपका सेकेंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे द एज ऑफ सोशल चेंज, रशियन रेवोल्यूशन, फेब्रुअरी रेवोल्यूशंस, ठीक है ना, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे टॉपिक है। अगला है आपका नाजिज्म यानी कि नाजीवाद, ये भी आपका थर्ड चैप्टर है आपका एनसीईआरटी क्लास 9 का। नाजीवाद यानी कि हिटलर यानी कि जर्मनी की ये बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट मैं आपसे कहूँगा कि एक बार पहले तो आपको एनसीईआरटी करनी है और देन आपको साइड बुक्स को एक बार जरूर चेक करना है। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप कोई भी एक बेस्ट बुक अपना देख सकते हैं, या आप वर्ल्ड हिस्ट्री के जो प्रैक्टिस सेट्स आते हैं आप उसको एक बार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में भी आपको आउटसाइड आपको हेल्प कर सकते हैं, खासकर जब यही आपका डीएसएसबी में होगा, ठीक है, जब यही सेम आपका डीएसएसबी के अंदर देखने को मिलता है आप लोगों को। तीसरा टॉपिक अगर हम देखें वर्ल्ड, यहाँ पे देखिए अगला है हमारा, ठीक है, लिवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनिज्म की बात यहाँ पे की गई है, उपनिवेशवाद की बात यहाँ पर आपके साथ की गई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो ये है हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया यानी कि समकालीन भारत, और ये कंटेम्प्रेरी इंडिया बात कर रहा है किसकी, ज्योग्राफी की बात कर रहा है यहाँ पे, पॉलिटिकल साइंस क्या नाम है आपका, हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा कि इंडिया के बारे में पूछा गया कि इंडिया की लोकेशन हो गई, इंडिया का साइज हो गया, इंडिया एंड वर्ल्ड का कंपैरिजन हो गया, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हो गई। उसके बाद है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो फिजिकल एस्पेक्ट है, भौतिक एस्पेक्ट है, ज्योग्राफी की बात की गई है, ठीक है। तो मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स, यहाँ पे बात की गई है इनके ऊपर। नेक्स्ट ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र यानी कि रिवर सिस्टम जिसको हम कहते हैं, अगला टॉपिक आपका ये रहने वाला है ज्योग्राफी में। नेक्स्ट देखिए क्लाइमेट, बाकी आप इसके अंदर के टॉपिक्स आप देख सकते हैं। क्लाइमेट, ठीक है, क्लाइमेट में आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, क्लाइमेट कंट्रोल क्या होता है, फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को, लाइक आपका एल्टीट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, प्रेशर, विंड, सीजन्स, तो ये सारा का सारा आपको यहाँ पे देखना होगा। अगला टॉपिक है ज्योग्राफी के अंदर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति और उसके अलावा हमारा जो वन्य जीव है या वन्य जीवन है उसके ऊपर आपका टॉपिक है, ज्योग्राफी की बुक में आपको मिल जाएगा। अगला है हमारा डेमोग्राफी या पॉपुलेशन, ठीक है, तो ये क्लास 9th के अंदर आपको मिल जाएगा पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, कि डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन में क्या चेंजेस हुए हैं, या फिर आपका जो मातृत्व दर है, मोर्टेलिटी रेट है, वो क्या रहने वाला है, सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे क्लास 9th के अंदर अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो यहाँ पर आपको टॉपिक देखने को मिलेगा पहला ही, व्हाट इज डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, ठीक है, क्या है, यहाँ पे बात की गई है लोकतंत्र की। लोकतंत्र क्या है, तो देखिए व्हाट इज डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है, व्हाट आर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपका पहला टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन यानी कि संविधान का जो प्रारूप है या संविधान का जो निर्माण हुआ है उसके बारे में। जैसे आप देख पा रहे होंगे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, यहाँ पे साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है, हमें इसको उस सेंस में भी पढ़ना है कि
एक्चुअली क्या है कि केवीएस अब फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। केवीएस फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, केवीएस आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को पूछ रहा है, यानी कि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आपके जो क्वेश्चंस है वो स्टेटमेंट बेसिस पर हैं, या फिर आपको ये पूछ दिया जाता है कि 4 से 5 स्टेटमेंट्स आपको मिल जाती है, इसमें से पूछता है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो अगर आपने एनसीईआरटी की बुक्स को लाइन टू लाइन कवर किया है, अच्छे से कवर किया है, तो देन फिर आपके एग्ज़ाम, ठीक है, को क्रैक होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, देखिए यहाँ पे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण की बात कर रहा है। नेक्स्ट है गाइडिंग वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, आगे हम देखें इलेक्टोरल, ठीक है, पॉलिटिक्स यहाँ पर बात की गई कि वाई इलेक्शंस क्यों होते हैं, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, हमारा सिस्टम क्या है इलेक्शन का। उसके अलावा व्हाट मेक्स इलेक्शन इन, ठीक है, इंडिया डेमोक्रेटिक, कि भाई इंडिया में इलेक्शंस को हम लोकतांत्रिक और ज़्यादा कैसे बना सकते हैं। ओके, तो ये हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन अगला टॉपिक है हमारा, डेमोक्रेटिक राइट्स ये हमारा अगला टॉपिक है। अब बात करते हैं, देखो इकोनॉमिक्स के 9th क्लास के इकोनॉमिक्स के ही टॉपिक है आपके पास, द स्टोरी ऑफ पालमपुर। ठीक है, द स्टोरी ऑफ पालनपुर। तो अब आप पालमपुर में तो जैसे भी जाएंगे, परंतु अब आपको इसके अंदर जो मेन चीजें देखनी होंगी, जैसे देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन, ठीक है, कैसे होगा। उसके अलावा जो फार्मिंग इन पालमपुर है कि वहाँ पे किस तरह से फार्मिंग की जाती है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या क्या हो सकती है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उस चैप्टर के अंदर। अगला चैप्टर है हमारा पीपुल एज अ रिसोर्स, यानी कि जो हमारे लोग हैं वही हमारे लिए क्या है, एक संसाधन है। क्योंकि आप सब जानते हैं, है ना, कि जो हम क्या करते हैं, जब हम कंजप्शन करेंगे तो उसके बेसिस पे क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन्स, ठीक है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशंस की यहाँ पे बात की गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की यहाँ पे बात की गई है। तीसरा चैप्टर होता है हमारा पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ठीक है, यहाँ पे हमें गरीबी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो देखना होगा। अगला है हमारा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है, कि भाई भारत में जो खाद्य सुरक्षा है। ठीक, उसके अलावा देखिए नेक्स्ट आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अब आते हैं हम क्लास 10th की बुक में, और ये क्लास 10th यहाँ से शुरू हो गया, इंडिया एंड कंटेम्परेरी वर्ल्ड सेकेंड। फर्स्ट इसका टॉपिक होता है हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में नेशनलिज्म की भावना का विकास कैसे हुआ, राष्ट्रीयवाद की भावना का विकास कैसे हुआ। तो यहाँ पे फिर से वही जो आपका 9th क्लास है उसी को आपने फिर से यहाँ पे कनेक्ट करना है। 9th क्लास की वर्ल्ड हिस्ट्री को 10th क्लास की वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ आपको कनेक्ट करना होगा। जैसे आप देख रहे होंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द एज ऑफ रिवोल्यूशंस इन यूरोप। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे जो फ्रांस की क्रांति के बाद आपकी दूसरी फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति होती है, वहां पर सारे जिक्र यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, की जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे कैसे यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, इंटीग्रेशन इनका कैसे हुआ, वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो अगला टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में, ठीक है, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। और इसमें जो आपके टॉपिक होंगे, जैसे देखिए द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, पहला विश्व युद्ध है यहाँ पे, खिलाफत मूवमेंट की बात कर रहा है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात कर रहा है, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की यहाँ पर बात कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की बात कर रहा है, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की बात कर रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में आपको ध्यान रखना है, पहला है आपका प्री मॉडर्न वर्ल्ड, उसके अलावा आपका द 19th सेंचुरी, उसके अलावा द इंटर वर्ल्ड इकोनॉमी और रिबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी कि कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आप क्लास 9th और क्लास 10th की, ठीक है, जितनी भी बुक्स हैं, यानी कि चारों बुक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के हर एक चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू कर दीजिए। और उसके साथ जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में साइड पेजेस होते हैं, साइड में आपकी स्पेस होती है, उसमें अपने लिए साइड में नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिकॉज अभी तक तो जो देखा गया है पैटर्न वो यही रहा है कि आपका एनसीईआरटी की एज इट इज लाइनें आपके पास निकल कर चली आती हैं, परंतु आगे क्या होगा, मे बी इसमें थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा है कि आप प्रैक्टिस करना जरूर शुरू कर दीजिएगा। अगला चैप्टर हमारा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिक क्रांति का जो दौर है आपका। उसके अलावा है आपका प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड,
ठीक है, कि कैसे कैसे आपका जो प्रिंटिंग है या कल्चर है, ठीक है, उसका हमारे जो मॉडर्न वर्ल्ड पे क्या क्या इम्पैक्ट हमारा पड़ा था। ओके, फिर देखिए यहाँ पे अगला है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्स, ये बेसिकली आपका दूसरा शुरू हो गया, यानी कि ज्योग्राफी वाला सेक्शन शुरू हो गया। ज्योग्राफी 10th क्लास में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है आपका, ठीक है। उसके अलावा आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, वाटर रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज हैं, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, विनिर्माण उद्योग जिन्हें हम कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है, तो जो हमारी क्या है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसकी जीवन रेखा, तो कौन कौन है, रोडवेज है यहाँ पे, रेलवेज है, पाइपलाइंस हैं, वाटरवेज हैं, मेजर सी पोर्ट्स हैं हमारे, ठीक है। अगला जो हमारा रहने वाला है यहाँ पे देखिए एयरवेज है, कम्युनिकेशंस है, इंटरनेशनल ट्रेड है और आपका टूरिज्म एज अ ट्रेड है। फिर आया पॉलिटिकल साइंस, 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस है, शेयरिंग ऑफ पावर, बेल्जियम एंड श्रीलंका। अच्छा देखो कुछ चैप्टर्स आपके बदले गए हैं, कुछ चैप्टर आपके चेंज हुए हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी है तो आप उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु फिर भी कोशिश कीजिए कि पुरानी ही एनसीईआरटी आप पढ़ें तो आपको ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिल जाएगा और ज़्यादा आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि होता क्या है, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे होते हैं तो तब हमें लगता है कि ये क्वेश्चन तो बुक में है ही नहीं, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारी जो पुरानी एनसीईआरटी होती है उनमें ज़्यादा चैप्टर्स हैं, टाइम टू टाइम लगातार चैप्टर क्या होते जा रहे हैं आपके कम होते जा रहे हैं। जैसे नई बुक में आपको ये चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा, बेल्जियम एंड श्रीलंका वाला जो चैप्टर है ये देखने को नहीं मिलेगा, शेयरिंग इन पावर वाला। अगला आपका फेडरलिज्म यानी कि संघवाद जो है आपका। नेक्स्ट है आपका अगला चैप्टर हमारा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, लिंग, धर्म और जाति। फिर है पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यहाँ से आपके पास हर बार क्वेश्चन रहते हैं कि नेशनल पार्टी क्या होती है, स्टेट पार्टी क्या होती है। नेक्स्ट आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी के क्या आपके फायदे हो सकते हैं, क्या आउटकम्स हो सकते हैं। अगला देखिए 10th क्लास की इकोनॉमिक्स शुरू हो गई, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, कि यहाँ पे हमें क्या करना है, डेवलपमेंट को समझना है कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है आपका, पब्लिक फैसिलिटीज क्या है, इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज क्या है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है। इकोनॉमिक्स के लिए आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आप केवल सिर्फ 9th और 10th की बुक पर डिपेंडेबल ना रहें, आप एक बार 11th 12th की बुक्स में जरूर गो थ्रू हो जाएं, स्पेशली जो बच्चे आगे फ्यूचर DSSB की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये है आपका सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो आप सब जानते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। चारों पांचों सेक्टर्स आप देखेंगे, 3 जो प्राइमरी है उसके अलावा जो आपका, ठीक है, अगले सेक्टर्स क्यूनरी और क्वार्टरनरी सेक्टर्स होते हैं उसको भी देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर आपका मनी एंड क्रेडिट, ठीक है, मुद्रा और आपका साख जो है ये यहाँ पर एक टॉपिक रहने वाला है, तो इसको थोड़ा सा आप 11th की बुक से जाकर थोड़ा देख सकते हैं। अगला है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये आपका टॉपिक है। अगला लास्ट टॉपिक है यहाँ पे कंज्यूमर राइट्स, यानी कि आपके उपभोक्ता अधिकार। तो प्यारे बच्चों, कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आप फोकस रहेंगे एनसीईआरटी पर, और एनसीईआरटी में आपको फोकस करना है स्पेशली 9th to 10th, ठीक है। जिनके पास टाइम है वो 6th to 8th की बुक्स भी देख सकते हैं, और खासकर इकोनॉमिक्स के लिए आप एक बार जरूर जाएंगे क्लास 11th और 12th की बुक्स पर, ठीक है, सिर्फ इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन के लिए। कभी कभी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं जो 11th और 12th की बुक से एज इट इज आ जाते हैं, और जब DSSB के लिए जाएंगे तो वहां पर तो 11th 12th आपको देखना ही देखना है, स्पेशली फॉर इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन के लिए। ओके, ये ध्यान रखेंगे। बाकी साथ में ये आपका सिलेबस है, तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है सिलेबस जो है आपका अराउंड है आपका 9 to 10th के आसपास, यानी कि अप टू 80% जो सिलेबस है वो आपका 9 to 10th की एनसीईआरटी के बुक्स के सराउंडिंग में ही पूरा का पूरा आपका सिलेबस रहने वाला है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो भाई ठीक है, ये है आपका, मैंने आप लोगों को बता दिया कि टीजीटी सोशल स्टडी। आप टीजीटी सोशल स्टडी के लिए जरूर आप लोग प्रैक्टिस सेट अभी से लगाने शुरू कर दीजिए। मैंने कहा वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा सेक्शन आपके पास रहता है, खासकर जब आप केवीएस DSSB के लिए जैसे एग्जामों के लिए जाते हैं, तो आप यहाँ पर एनसीईआरटी के अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट्स देख सकते हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं आज की डेट में आपके, तो वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, ठीक है। बाकी के लिए आप कॉमन जितने भी आपके आप टेस्ट सीरीज ऐप पे विजिट कर सकते हैं। TN Academy की टेस्ट सीरीज ऐप भी आपके पास अवेलेबल है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर
TN Academy टेस्ट सीरीज सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बहुत सारे टेस्ट हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं TGT के, जो डिफरेंट सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस की भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो TGT के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, विथ एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर अवेलेबल हैं। तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में TN Academy टेस्ट सीरीज ऐप आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बाकी आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग्स के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि आप बार बार मैं आप लोगों से कहता रहता हूँ कि जो स्क्रीन पे नंबर आपका चल रहा होता है, आप उस नंबर पे कभी भी कॉल या मैसेजेस कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।